वैसे तो राज आए दिन अपनी माँ को मारता रहता है, लेकिन उस रात पता नहीं उसे क्या हो गया कि उसने अपनी माँ को इतनी जोर का घूंसा मारा कि उनका दांत तक टूट गया और बीच में आई पत्नी को भी उसने खूब मारा। पड़ोसी लोग घबरा गए। उन्हें लगा कि कहीं विस्फोट हुआ और उसकी किरचें जमीन को भेद रही हैं। खिड़कियाँ खोलकर वे बाहर झांकने लगे, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि राज के घर का दरवाजा खटखटाकर शोर मचने का कारण पूछ सके। मार तो क्या, एक थप्पड़ तक कावेरी के पति ने उसकी रेशमी शरीर पर कभी नहीं मारा था, लेकिन बेटा तो एकदम कसाई हो गया है। हर वक्त सजी धजी रहने वाली हीरोइन से लगने वाली कावेरी अब तो बदहवास सी हो गई है। फटे गंदे कपड़े, सूखा मुरझाया चेहरा, गहरी हजारों अनसुलझे प्रश्नों की भीड़ वाली आंखें, कुछ कहने को ललियाती सूखे होठ, सब कुछ उसकी दयनीय जिंदगी को व्यक्त करने लगे। उस रात कावेरी बरामदे में ही पड़ी एक कंबल में ठिठुरती रही। उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। टांगों में इतनी शक्ति भी नहीं बची कि वह अपने छोटे से कमरे में चली जाए जो पहले कभी स्टोर रूम हुआ करता था। कावेरी ने अपनी बहू से केवल एक ही वाक्य कहा था, बहू, तुमने यह साड़ी मुझसे बिना पूछे क्यों पहन ली? इसको पहनने से पहले कम से कम मुझसे एक बार पूछ लिया होता। यह साड़ी तो मेरी शादी की सिल्वर जुबली की थी। तुम्हारे ससुर जी भी बहुत ही प्यार से मेरे लिए लाए थे। यह उनकी आखिरी निशानी है मेरे लिए। जब वो साड़ी को लेकर आए थे तो उन्होंने मुझसे कहा था, कावेरी, यह साड़ी सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। कावेरी, इस साड़ी को कभी किसी को पहनने के लिए मत देना। इस साड़ी को हमेशा अपने पास संभाल कर रखना। बस इतना सुनते राज अपनी माँ को रूई की तरह धुनने लगा और उन्हें उल्टा सीधा बोलने लगा। माँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बीबी से साड़ी के बारे में बोल रही हो। इतना सुनते ही कावेरी बेचारी चुप हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। फिर भी राज ने अपनी माँ को घूंसे और थप्पड़ों से मारा। ठंडी हवा का तेज झोंका उसकी घायल शरीर को जैसे ही छू के निकल रहा था, उसका अंग अंग दर्द करने लगता था। वह दर्द के मारे करा रही थी और आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बीते दिन सुनी आंखों के आगे घूमने लगे। इस साड़ी में एक बार उन्होंने कहा था, कावेरी, तू तो बहुत सुंदर लगती है और आज तो गजब ही ढा रही है। कावेरी के पति मनोहर ने कहा था। धत कहकर कावेरी शर्मा गई थी। एक नई दुल्हन की तरह खिड़की से झांकता हुआ चांद भी उन दोनों को देखकर शर्मा गया था। वह पल याद करके उसका दिल पानी से बाहर निकली मछली की तरह तड़पने लगा। जब भी खाने की किसी चीज की कावेरी फरमाइश करती थी, तुरंत मनोहर उसको लाकर दे देते थे। बात बात पर कावेरी से कहा करते थे, कावेरी, तू चिंता मत कर, ये घर मैंने तेरे नाम ही लिया है और बैंक में 5 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट भी तेरे नाम से कर दिए हैं। मान लो अगर कभी मुझे कुछ हो जाएगा तब भी तू ठाठ से रहेगी। कावेरी इस बात से गुस्सा भी हो जाती थी और हंस भी देती थी। कावेरी बहुत ही खुश थी कि उसे इतना अच्छा पति और भगवान ने उसे इतने अच्छे लायक बेटा दिए हैं। कावेरी ने अपनी इसी बेटे को अपनी बेटी से 100 गुना ज़्यादा प्यार दिया था, लेकिन यह क्या हो गया? एकदम से उसकी चलती नाव में कैसे छेद हो गया? पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी कगार पर पड़ी चट्टान की तरह हो जाएगी और पता नहीं कब उस चट्टान को समुद्र निकल जाएगा। वह बीते पलों को याद कर पिंजड़े में कैद पंछी की तरह फड़फड़ाने लगी। उस पूरी रात वह सो नहीं पाई थी। सुबह उठते ही धीरे धीरे मरियल चूहे की तरह चलकर दैनिक कार्यों से निर्वृत्त होकर अपने लिए एक कप चाय बनाकर अपनी कोठरी में ले आई और पड़ोसिन के दिए हुए बिस्किट के पैकेट से बिस्किट लेकर खाने लगी। बिस्किट खाते हुए कावेरी के दिमाग में विचार आकाश में उड़ती पतंग जैसे उड़ने लगे थे। एक क्रूर निर्दयी बेटे बहू से तो पड़ोसिनी ही अच्छी हैं, जो गाहे बगाए खाने पीने की चीजें चोरी से दे जाती हैं, तो क्यों ना उनकी सहायता लेकर अपनी इस मुसीबत से छुटकारा पा लूं। कावेरी अपने मन में सोच रही थी, तभी एक बार फिर एक और विचार बिजली की तरह कौंधा, क्यों ना अपनी बेटी को सब कुछ बता दूं और क्या पता वह मेरी मदद कर दे। लेकिन वह लालची दामाद कभी भी मेरी बेटी को मेरी मदद नहीं करने देगा। बेटी को तो फ़ोन भी नहीं कर सकती, हमेशा फ़ोन लॉक जो रहता है। कावेरी का घर से भाग भी नहीं सकती थी। दोनों पति पत्नी ताला लगाकर नौकरी पर जाते हैं। बस इन्हीं सब विचारों की पगडंडी पर चलते हुए ही कावेरी के कराहते हुए स्नान कर लिया और दर्द से तड़पते हुए हाथों से ही उल्टी सीधी चोटी गूंद ली। बेटे बहू का हंसी मजाक, ठिठोली की आवाज़ें गर्म पिघलते शीशे की तरह कावेरी के कानों में पड़ रही थी। कहा वह सजे सजाए साफ सुथरे कालीन बिछी बेडरूम में सोती थी और कहा अब बदबूदार स्टोर रूम में फोल्डर वाली चरपाई पर सोती है। छी छी,
इतना सफ़ेद हो जाएगा राज का खून, उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। महंगे से महंगा कपड़ा पहनाया उसे, बढ़िया से बढ़िया खाने की चीज़ें खिलाई राज को। उसकी हर जिद हर चाहत वो कावेरी और मनोहर ने ही पूरी की। शहर के महंगे इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल से फिर विश्वविद्यालय में राज ने अपनी शिक्षा ग्रहण की। कितनी मेहनत से, कितनी लगन से मनोहर ने इसे बैंक की नौकरी की परीक्षाएं दिलवाई। जब यह पास हो गया तो दोनों खुशी के मारे फूले नहीं समाये थे। खोजबीन करके जान पहचान निकाली, तब जाकर इसकी नौकरी लगी। और मनोहर के मरने के बाद यह सब कुछ भूल गया। काश यह जन्म ही नहीं लेता, मैं निपुती ही सुखी थी। इसके जन्म लेने के बाद मेरा मना करने पर भी 150 लोगों की पार्टी मनोहर ने खूब धूमधाम से की थी। बड़ा शरीफ, सीधा साधा और संस्कारों वाला लड़का था ये। लेकिन पता नहीं इसने क्या खा लिया और इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जो राक्षसों जैसा बर्ताव करता है मेरे साथ। अब तो इसके पंख निकल आए हैं। प्यार, त्याग, दया, मान, सम्मान की भावनाएं तो इसके दिल से गायब ही हो गई हैं, जैसे अंधेरे में से परछाई। रसोई से आ रही मीठी मीठी सुगंध से कावेरी बच्ची सी मंचली हो गई। हिम्मत की सीढ़ी चढ़कर धीरे धीरे बहू के पास आई। बहू, क्या बनाया है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। पता नहीं कैसे दुनिया का नया आश्चर्य लगा कावेरी को बहू के उत्तर देने के ढंग से। माँ जी, गाजर का हलवा बनाया है, खाएंगी? आइए बैठिए। हक्की बक्की बावली सी कावेरी डाइनिंग चेयर पर बैठ गई। एक प्लेट में हलवा रखा था, दूसरी प्लेट में गोभी के गरम पराठे। नाश्ता देते समय सहज सी मीठी बोली में बहू बोली, अरे माँ जी, खाने की इतनी भी जल्दी क्या है? पहले इन कागजों पर साइन कर दीजिए, फिर नाश्ता कर लीजिएगा माँ जी। नहीं बहू, नहीं, मैं साइन नहीं करूँगी। अच्छा, अब मेरी समझ में आया, यह आदर, यह प्यार इस लालच में किया जा रहा था। छी छी, तुम लोगों ने तो रिश्तों को नीलाम कर दिया है। मैं चाहे मर जाऊं, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं साइन नहीं करूँगी। कावेरी बहुत देर तक यही बड़बड़ाती रही। जाइए जाइए माँ जी, लीजिए सूखी ब्रेड और चाय, मत करिए साइन, हमें क्या। और जब ये आ जाएंगे तब इनकी मार भी खाइएगा। और बहू हंसते हुए वहाँ से चली गई। बहू के शब्द कावेरी को तीरों से भी ज्यादा घायल कर गए थे। वह बाहर से अंदर तक लहूलुहान हो गई। मरती क्या ना करती। कावेरी को भूख बहुत तेज लगी थी। रोती रोटी सूखी ब्रेड चाय में डुबोकर खा लिया और सोचती रही, लानत है ऐसी जिंदगी पर। गाजर का हलवा, भरवा पराठे खाकर क्या मैं तेरी गुलाम बन जाऊं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपाहिज नहीं बनना चाहती। मैं अपना सब कुछ तुझे दे दूं और फिर मैं अपाहिज बन जाऊं, यह कभी नहीं हो सकता। बुदबुदाती हुई कावेरी ब्रेड और चाय से ही संतुष्ट हो गई। कावेरी के मन ने कहा, भाड़ में जाए तेरा हलवा और पराठे। मैं अपने जमाने में बचा हुआ हलवा, पराठे और पूरी मेहरी तक को खाने के लिए दे देती थी। कावेरी अपनी बहू के आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। सास की पीड़ा, दुख, व्यथा से बहू अनजान सी अपने कामों में व्यस्त थी। चाय नाश्ता करके उसने अपना लंच बॉक्स तैयार किया, फिर गुनगुनाती हुई सिल्क की साड़ी और उसी रंग की मैच करती माला पहनकर कॉलेज चली गई। बाहर से घर में ताला लगा दिया। बाहर से ताला बंद कर वह हर रोज ही कॉलेज चली जाया करती थी। और तो और टेलीफोन भी लॉक कर दिया जाता था, लेकिन उस दिन वह टेलीफोन लॉक करना भूल गई। कावेरी ने हर रोज की तरह पूरा घर देखा, हर चीज लॉक थी, यहाँ तक कि फ्रिज में भी ताला लगा हुआ था। हाँ, बहू कावेरी के लिए डाइनिंग टेबल पर 4 सूखी रोटी और अरहर की दाल बनाकर रख गई थी। अनलॉक टेलीफोन देखकर कावेरी के दिल में खुशी का खेत लहराने लगा। वो एक छोटे बच्चे की तरह खुश हो गई। अब तो पड़ोसिन को फ़ोन कर दूंगी, वह मुझे इस घर से बाहर भागने में मेरी सहायता कर देगी। उस समय कावेरी के अंदर 1000 हाथियों की ताकत ने जन्म ले लिया था। शरीर का दर्द भी कपूर की तरह उड़ गया था। आंखों में हीरे से चमक उत्पन्न हो गई। सबसे पहले तो उसने पड़ोसिन को फ़ोन किया। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ आंटी, रिया ने पलटकर पूछ लिया। लेकिन आंटी, आप फ़ोन कैसे कर रही हैं? क्या आज आपका फ़ोन लॉक नहीं है? खुशी में झूमती हुई कावेरी बोली, हाँ हाँ बेटी, आज फ़ोन लॉक नहीं है। सुनो, तुम इस समय बाहर का ताला तोड़कर आ जाओ, जब तक मैं तैयारी करती हूँ। कैसी तैयारी आंटी? सुनकर रिया को बहुत ही आश्चर्य हुआ। बेटी, तुम्ही ने तो उस दिन कहा था कि आप यहाँ से भाग जाओ। आंटी, किसी और शहर या बेटी के पास? हाँ हाँ, कहा तो था, लेकिन आंटी आप कहाँ जाएंगी? मैं कानपुर अपने भाई के पास जाऊंगी, वह बस स्टेशन पर लेने आ जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। बेटी, अगर मैं नहीं गई तो यह मुझे ज़बरदस्ती मारपीट कर, नशा पिलाकर साइन करवा लेंगे। और कावेरी फूट फूट कर रोने लगी। और क्या आंटी, बताओ ना। और फिर मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर ये घर से बाहर फेंक देंगे। बोलते हुए कावेरी की आवाज़ काँप रही थी।
पूरा का पूरा शरीर कपकपाने लगा था। उसका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन फ़ोन रखकर उसकी हिम्मत सांस लेने लगी। उसके अंदर आशा फिर से जीवित होने लगी। जल्दी जल्दी अलमारी खोलकर अपने कपड़े, रुपए और वसीयत के कागज निकाल लिए और पर्स ले लिया। ढंग से सिल्क की साड़ी पहनकर दरवाजे के पास अटैची लेकर खड़ी हो गई। पत्थर से ताला नहीं टूटा तो रिया ने हथौड़ी से ताला तोड़ दिया। कावेरी दरवाजे के पास ही खड़ी थी। एक ओर जेल से छूटे कैदी की तरह खुशी कावेरी के दिल में थी, तो दूसरी ओर अपना घर, अपना घोंसला छोड़ने का दुख उसे खाए जा रहा था। वह घर जिसमें उसने रानी सा जीवन व्यतीत किया, जहाँ उसने सोने से दिन और चांदी से रातें काटी, जहाँ उसके आंगन में किलकारियाँ गूंजती थी, प्यार का सूरज हमेशा उगता था, जहाँ उसके पति ने उसे संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख दिया था, जहाँ वह घंटों पति के साथ प्रेम क्रीड़ाएं करती थी, जो घर खुशियों से फूलों से महकता था। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट बदली कि कावेरी आज उसे छोड़कर जाने पर विवश हो गई। क्या करती वह? कोई अन्य उपाय भी तो नहीं था। रिया ने अपनी कार में कावेरी को बैठा लिया। उसका सूटकेस उठाते समय रिया भी रोने लगी। आंटी के बिछोए पर रुआसी रिया ने आंटी से उनके भाई का फ़ोन नंबर ले लिया और बस पर चढ़ाते समय यह वादा कर लिया कि वह हफ्ते में 2 बार फ़ोन पर उनका हालचाल पता लगाती रहेगी। जितना दुख कावेरी को अपना घर छोड़ने का था, उससे कुछ ही कम दुख रिया से बिछड़ने का था। ज़्यादा देर वह रिया को बस के पास रोकना नहीं चाह रही थी। वह सरहद पर तैनात सिपाही की तरह सतर्क थी, सावधान थी कि कहीं खोजते हुए उसकी बहू या बेटा ना आ जाए। वहाँ पर वह उस घर में वापस जाना नहीं चाहती थी जहाँ तालाब में मगरमच्छ सा उसका बेटा रहता था, जहाँ उसकी जिंदगी मोहताज हो गई थी। बस चल पड़ी। वह खिड़की से बाहर आंसू भरी आंखों से रिया को तब तक देखती रही जब तक उसकी आकृति ने बिंदु का रूप नहीं ले लिया। जो जो बस आगे बढ़ रही थी, उसका अपना शहर दूर होता जा रहा था। वह शहर जहाँ वह 16 श्रृंगार करके अपने सुहाग के साथ आई थी। उसे लगा उसकी जिंदगी एक नदी है जिसने अपना रास्ता बदल लिया है, और वह एक गांव है जो पीछे छूट गया है। बस जितना आगे बढ़ रही थी, उसका दिल उतनी ही जोरों से धड़क रहा था। काफी देर बाद उसने स्वयं को समान स्थिति में पाया। अब वह आंखें बंद करके सोचने लगी, काश मेरी बहू रिया जैसी होती। कितनी अच्छी है वो, कितना ख्याल रखती है अपनी सासू माँ का। जितनी बार भी इसकी सास मुझसे मिली है, हमेशा अपनी बहू की तारीफों के पुल ही बांधती रही है, लेकिन मुझे दुष्ट बहू मिली। अरे बहू का क्या दोष है, जबकि नालायक तो अपना बेटा ही है। यदि बेटा ठीक होता तो बहू ही क्या मजाल थी कि वो मेरे साथ कुछ भी गलत काम करे। जो कानपुर नजदीक आ रहा था, कावेरी घबरा रही थी कि भैया भाभी पता नहीं क्या सोचेंगे। सोचो तो सोचो, उसके पास उस रास्ते के सिवा कोई रास्ता नहीं था। वह बोझ नहीं बनेगी भैया भाभी पर। कुछ ही दिनों में अलग छोटा सा मकान लेकर रहेगी, एक नौकरानी रखेगी। एक विचारी लहर बार बार उठ रही थी कि घर छोड़कर मैंने गलत काम तो नहीं किया। फिर दिमाग ने कहा, तो फिर क्या करती? हर रोज मार खाती उससे, और वह मारता रहता जब तक जायदाद पूरी अपने नाम नहीं लिखवा लेता। 1 बार 2 बार 3 बार उसने अपनी दोबारा बनाई वसीयत पढ़ी, जिसकी एक प्रति उसे अपनी बेटी के पास भी भेजनी पड़ेगी। वकील के पास तो एक कॉपी रखाई थी। कावेरी अब सोचने लगी, आज मैंने जो कुछ भी किया वह पहले ही कर लेना चाहिए था। छी, माँ बेटे से मार खाए, इससे तो अच्छा है कि वो मर ही जाए। वे दोनों पति पत्नी एक हो गए थे और मैं अकेली पड़ गई थी। शुक्र है कि रिया जैसी पड़ोसिन मिल गई, जिसने मेरी मृत्यु प्रयास जिंदगी को सांसें दे दी। अगर रिया नहीं होती तो शायद मैं अपनी वसीयत भी कभी नहीं बदल पाती और घर से भाग भी नहीं पाती। इन्हीं विचारों का ताना बाना बुनते हुए कानपुर आ गया। हड़बड़ाते हुए कावेरी ने अटैची और पर्स पकड़ा, फिर स्वरूप नगर के लिए रिक्शा करके चल दी। कावेरी निश्चय करके अपने भाई देवेंद्र के घर पहुंच गई। दरवाजे पर लगी कॉल बेल बजाई। थोड़ी देर में एक भोली भाली सुंदर सी बालिका ने दरवाजा खोला। आप कौन? किससे मिलना है आपको? मीठी आवाज में बच्ची ने पूछा। बेटी, मैं लखनऊ से आई हूँ, तुम्हारे पापा जी की बहन हूँ। मेरा नाम कावेरी है। अंदर आइए बुआ जी, अंदर आइए। बच्ची के पीछे पीछे कावेरी अपना पर्स और अटैची संभालती हुई चल दी। बरामदे के साथ जुड़ा हुआ ही ड्राइंग रूम था। उस घर में कावेरी 5 वर्षों बाद आई थी। पिछली बार अपने पति के साथ कावेरी कार से आई थी। घर परिवार वालों ने खूब इज्जत मान सम्मान दिया था। भैया भाभी ने तो आंखों पर ही बिठा लिया था। कावेरी के भाई के घर का वातावरण उस समय भी शांत था और अब भी लगता है सुखमय और शांत है। कावेरी की विचार तरंदा उसके भाई ने ही तोड़ी। अरे कावेरी, तू इस समय अकेली कैसे? कुछ फोन वगैरह तो कर देती।
वह भैया बस आना पड़ा। सूखा चेहरा मरियल आवाज में दिए उत्तर से भाई सशंकित हो गया। आना पड़ा, मैं समझा नहीं। खैर अभी जाने दे, चल पहले चाय पी ले, कुछ खा ले, फिर बताना क्या हुआ तेरे साथ। कावेरी की आवाज़ सुनकर बरामदे में ही सब्जी काटती हुई भाभी दौड़ कर आई, पाँव छुए, फिर बैठ गई। थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता भी आ गया। दीदी आप तो बहुत दुबली हो गई हैं, 5 साल में चेहरा भी बदल गया है, क्या हो गया आपको। कावेरी के पास आकर भाभी ने आलिंगन किया और आश्चर्यचकित नजरों से उसकी ओर देखती रही। कावेरी बार बार भौं पर गर्दन पर पड़े जख्मों के निशान छिपा रही थी, लेकिन मेज पर रखी हुई चाय की प्याली उठाते समय गर्दन से सॉल हट गई और बाहर का स्वेटर ऊपर हो गया। देखते ही भैया दौड़कर पास आए, घबरा कर पूछा, यह सब क्या है कावेरी, तुम्हारे शरीर पर इतने जख्म कैसे हैं। वह भैया, राज मुझे मारता पीटता था, एक बार तो उसने इतनी जोर से मारा कि मेरा एक दांत तक टूट गया, बस ये सब उसी के निशान है। इतना सब होता रहा और तुमने हमें बताया तक नहीं। अरे हम कोई गैर हैं क्या, कभी फ़ोन ही कर देती या कोई खत ही डाल देती। पता नहीं तुमने कितने दुख झेले हैं जीजा जी की मृत्यु के बाद। छी छी, इतना कोर बिगड़ा राज बेटा हो जाएगा, सपने में भी नहीं सोचा था। खैर कावेरी, तुमने अच्छा किया जो आ गई। वह तो मुझे भूखा था रखता था, बाहर दरवाजे पर ताला, टेलीफोन पर ताला, फ्रिज और सभी अलमारियों में ताला लगा रहता था। भैया ऐसी दुर्दशा तो किसी कैदी की भी नहीं होगी जो उसने मेरी की थी। कहते ही कावेरी फूट कर रोने लगी। भैया भाभी घबरा गए, आंसू पोंछे। भाभी ने फिर कावेरी से वसीयत की योजना पूछी। थोड़ी देर बाद स्वयं पर काबू पाकर कावेरी ने अपनी नई वसीयत उन दोनों को दिखा दी। भैया भाभी खुश हुए। बहन को भाई ने खूब प्यार करके कहा, बहन घबराओ मत, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। वैसे तो अलग रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहोगी तो स्वरूप नगर में ही तुम्हें अच्छा मकान मिल जाएगा। अभी तुम आराम करो और चिंता तो बिल्कुल मत करो। अच्छा भैया, कहकर कावेरी सोफे पर ही लेट गई। उधर शाम को जब राज ऑफिस से लौटा, उसकी बीबी ने रोनी से सूरत लेकर दरवाजा खोला और वह ब्रेक से टूटी हुई डाली सी धम से सोफे पर बैठ गई। राज ने उसे झकझोर कर पूछा, क्यों, क्या बात है, सब ठीक तो है। राज की पत्नी चीख पड़ी, कुछ ठीक नहीं है, तुम्हारी माँ धोखा देकर भाग गई। और क्या, यह देखो अपने पलंग पर यह चिट्ठी रख कर गई है, लिखा है मैं जा रही हूँ, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें इस जायदाद में से। मैंने वसीयत बदल दी है, आधी जायदाद बेटी मोनिका और आधी विकलांगों की संस्था के नाम कर दी है। मैं कपूत बेटे से विद्रोह करती हूँ। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया वह माँ पर हाथ उठाता है, वह भी जायदाद के लिए। मेरा सब कुछ तेरा ही तो था, लेकिन तूने माँ बेटे के रिश्ते का कोई लिहाज नहीं किया। तुझसे रिश्ता तोड़ने का मुझे कोई गम नहीं। कागज का टुकड़ा पढ़कर राज पागलों की तरह चिल्लाने लगा, कभी इधर कभी उधर चक्कर लगाने लगा। उधर राज की पत्नी क्रोध में बड़बड़ाने लगी, मैंने पहले ही कहा था कि माँ जी को मत सताओ, मत मारो पीटो, प्यार से उन्हें अपने वश में करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। फिर अब भुगतो, यह घर भी खाली तुम्हें करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।